हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों को ऑडिट के कुछ बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक्स क्या है? ये ऑडिट का पहला चैप्टर है और इसी पे बेस एंटायर ऑडिट है। आज आपको पता चलेगा कि ऑडिट को कितने पार्ट में हम पढ़ते हैं एक्चुअली। अभी तक के जितने वीडियो आपने देखे हमारे, वो कंपनी ऑडिट से रिलेटेड था कि कंपनी ऑडिट में आपको ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, कैसे क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, और ये सारी बातें आपने देखी। ठीक है, कुछ उसमें एक दो छोटे पॉइंट है, वो मैं आगे आप लोग को वीडियो डालूंगा। आज का जो वीडियो होगा, आज ये किनके लिए यूजफुल होगा? आज का वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो कोई, या पीजीटी कॉमर्स टीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा हो, या वो किसी भी सिविल में की तैयारी कर रहा हो, यहां तक कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, उनके लिए बहुत यूजफुल है ये। इवन मैं तो कहूंगा जो सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, उनको एक आइडिया आज लग जाएगा कि मुझे ऑडिट में क्या पढ़ना है। और दूसरा, और मैं बताऊं, ये जो चैप्टर है, इसका अगर बेसिक आइडिया, पूरा लेक्चर आप सुन लोगे, लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन लोगे, तो आपको सीए इंटर वाले बच्चों आगे कोई भी टॉपिक होगा आपके ऑडिट के अंदर, कोई स्टैंडर्ड ऑडिटिंग होगी या कोई भी क्वेरी आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा, किसी तरीके का आ जाएगा, आपका दिमाग क्लियर होगा। इवन बीकॉम थर्ड ईयर वाले बच्चों जिनको स्पेशल ऑडिट जो आती है, जैसे लाइक कि आपके पास सिनेमा हॉल की ऑडिट आ गई या फिर किसी भी की ऑडिट आ गई, अगर ये लेक्चर ध्यान से सुनते हैं तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। यहां तक कि अगर आप रिपोर्ट की बात करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, इंटायर ऑडिट आई मीन टू से, अगर उसके एप्लीकेशन को छोड़ दें, तो आपको आज का लेक्चर इतना काम आने वाला है कि जो आपको हर जगह उसकी वैल्यू पता चलेगी। मैंने कहा कि स्पेशल ऑडिट में अगर ये ध्यान से सुन लेंगे तो आपको मैं स्टेप बता दूंगा कि आपको अलग से किसी पर्टिकुलर स्पेशल ऑडिट को याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने ये समझ लिया तो अपने आप लिख के आ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑडिट क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट। और आज का लेक्चर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनोगे इस पूरे लेक्चर को। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, ऑडिट किसे कहते हैं? तो ऑडिट का डेफिनेशन बहुत सारे हैं, सीए इंस्टीट्यूट ने दिया है, बहुत सारे डेफिनेशन है। एक मैंने डेफिनेशन लिया है कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। क्या है वो? ऑडिट एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कहीं कहीं आप इसको क्या कह सकते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट भी कह सकते हो, अकाउंट्स। अच्छा जी, ध्यान देना, मैंने कहा कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज पहले आपको डेफिनेशन पे ही बहुत टाइम देने वाला हूं। तो कहते हैं कि एग्जामिनेशन करना है सर, किसका एग्जामिनेशन करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमको क्या करना है? एग्जामिनेशन करना है, उसको चेक करना है, उसको हम ऑडिट करेंगे। तो क्या होना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो कहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, वो क्या चीज होगा? तो वो होगा बेटा, वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट। कहते हैं, फिर से अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहते हैं ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। ठीक बात? अब एक बात समझेंगे कि ऑडिट में कहते हैं कि सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करनी, तो मैंने कहा कि भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। यहां कहते हैं कि जो ऑडिट होनी है, आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करनी है, उसको किस पे करनी है? एप्लीकेबल फ्रेमवर्क पे। किस पे करनी है? एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। आते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। किसकी करनी है? तो कहते हैं ऑफ एन एंटिटी। किसकी करनी है भाई? एंटिटी की करनी है। और वो एंटिटी क्या होनी चाहिए? कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। कहते हैं उसके साइज से मैटर नहीं है, छोटी है, बड़ी है, कैसी एंटिटी है, इससे मतलब नहीं। उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, उसके नोट्स टू अकाउंट, उसके कैश फ्लो को कि हम ऑडिट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगलिटी। अब यहां इसको समझते बेटा, लीगलिटी का मतलब, मैंने साइज पे बात कर ली, लीगलिटी का मतलब, लीगलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमको ये पहले पता करना होता है, यहां सीख लीजिए, आपके स्पेशल ऑडिट में बहुत काम आने वाला है, कि हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हमको सबसे पहले पता करना होता है कि जिस एंटिटी की ऑडिट करने जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में हुआ है। ध्यान से सुनना,
जब हम किसी एंटिटी की ऑडिट करने जाते हैं तो हमको सबसे पहले पता करना होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में हुआ है। जैसे क्या वो कंपनीज एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2013? क्या वो पार्टनरशिप एक्ट में है, या उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन लगता है? क्या उस कंपनी के ऊपर जिसकी मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, जिसकी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस कैश फ्लो में ऑडिट करने जा रहा हूं, क्या उसमें आईआरडीए उसको रेगुलेट करता है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्या वो एक ट्रेडिंग कंपनी है? ठीक। तो इसका मतलब कि जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं और हमको पता है ऑडिट का डेफिनेशन कहता है कि हमको बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो की ऑडिट करनी है, उसका एग्जामिनेशन करना है, और किसका? एक एंटिटी का। और वो एंटिटी क्या होनी चाहिए? साइज में कुछ भी हो। कहते हैं कि लेकिन उसकी लीगलिटी का मतलब यहां क्या हो गया? लीगलिटी का मतलब उसका कौन सा एक्ट उसको रेगुलेट करता है या फिर किस एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब इसका क्या रिलेशन है बच्चों? कहते हैं ऑडिट किस, इससे मतलब नहीं है ट्रस्ट में है, एनजीओ में है, उसका क्या बोलते हैं इंश्योरेंस एक्ट में है, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, किस में, उससे मतलब हमको नहीं है। अच्छा, ये क्यों कहा गया? ध्यान से देखना बेटा। हर जगह देखो अकाउंट्स का रूल तो सेम रहेगा, अकाउंट्स का रूल तो बदल नहीं सकता। डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोस, और ये सारे जो रूल है, गोल्डन रूल, वो तो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब बैलेंस शीट को और प्रॉफिट लॉस को प्रेजेंट करने का तरीका हर एक्ट में अलग अलग है। आप देख लो, आप पार्टनरशिप में क्या बनाते हो? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो, ठीक है। आप ट्रेडिंग कंपनी में ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हो। आप बैंकिंग का बैलेंस शीट अलग बनता है, इंश्योरेंस में जाते हो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अलग बन जाता है, अलग तरीके से बनता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में अलग बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि एसएलएम मेथड पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये सारे फ्रेमवर्क वहां चेंज हो जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग का रूल नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब कि हम जब ऑडिट करने जाए तो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो कंपनी किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन है या उसको रेगुलेट कौन करता है। तो हमें आइडिया लगेगा कि हमको क्या ऑडिट करनी है, किस तरह ऑडिट करनी है। जैसे एग्जांपल है कि कंपनीज एक्ट में जा रहे हैं, तो मुझे पता है कंपनीज एक्ट में 3 तरह के आपके अकाउंट्स बनते हैं, 3 तरीके से बनते हैं, मतलब 3 डिवीजन होते हैं। ध्यान से समझना आप लोग, 3 डिवीजन होते हैं। डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। कहते हैं डिवीजन 1 पे शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनेगी। ओहो, अब ये क्या चीज है सर? ये बड़ा हाई फाई वाली बात होगी। बड़ी हाई फाई वाली बात नहीं है बच्चों, ये समझने वाली बात है। मैंने कहा ये लेक्चर पूरे इंटायर ऑडिट को कवर कर लेता है, पूरे इंटायर ऑडिट को। आपने डेफिनेशन समझ में आ गया तो आपको ऑडिट आपके चुटकी में है। अब जैसे मैंने कहा कि आपका जो एक्ट लागू हो रहा है या जो एक्ट रेगुलेट कर रहा है उस कंपनी को, उस एंटिटी को, उसका एक एप्लीकेबल फ्रेमवर्क होगा। वो उसने बताया होगा कि आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है। लेकिन मैं फिर अगेन बोल रहा हूं, अकाउंटिंग रूल नहीं चेंज होगा, वो तो यूनिवर्सल है। तो अब यहां पे कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि वो 3 डिवीजन की तरीके से बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस को बनाने के लिए बात करता है। कहता है डिवीजन 1 की जो कंपनियां होंगी, उसने कंपनी को 3 तरीके से बांटा, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। कहता है डिवीजन 1 की जो कंपनियां होंगी वहां पर आपका क्या लागू होगा? शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज एक्ट में अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल जो है, अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल कहता है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, और वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होगा। ठीक है, कहते हैं कि वहां पर आपको क्या करना है? शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनाएंगे प्लस यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होगा। और वो डिवीजन 3 का क्या लिमिट है? तो बच्चों एक बात बताऊं, डिवीजन 3 की जो लिमिट है, आप बड़े हो जाओगे, मतलब बड़े हो जाने का मतलब जब सीए फाइनल में जब बच्चे जाते हैं, इंड एस पढ़ते हैं तो वहां डिवीजन को बताया जाता है, या फिर सी एंटर थोड़ा सा और डिटेल में जब हमको पढ़ना होता है तो वहां बताते हैं। ठीक, अच्छा, डिवीजन 2 की बैलेंस शीट क्या होती है वो बताता है। डिवीजन 2 एक लिमिट दे रखा है, 250 करोड़ से ऊपर वाली है, एक लिमिट है बेटा। वो कहता है कि आपको क्या करना होगा। अच्छा, शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट आप पढ़ते हो, आपने बचपन से पढ़ा है, 12th में पढ़ा है शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट। क्या पढ़ते हो? बैलेंस शीट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हो। क्या था पहले? शेड्यूल 3 के पहले क्या होता था कि हमारे पास बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट था लेकिन प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट नहीं था। लेकिन शेड्यूल 3 आने से बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को दोनों को कहते हैं वर्टिकल बनाएंगे।
और कहते हैं बैलेंस शीट में हमारा क्या होगा, लायबिलिटी ऊपर होगी, एसेट्स नीचे होगा। ये शेड्यूल 3 कहता है और वो बताता है कि आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, मतलब कि हर जैसे इक्विटी का आपको बताना होगा एक नोट्स में कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स में क्या डिक्रीज और डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसका अलग से आपको नोट्स बनाना होगा। ठीक बात। अब जब शेड्यूल आपका डिवीजन 2 की बैलेंस शीट बनेगी तो डिवीजन 2 का एक लिमिट दे रखा कंपनियों का, कितने टर्नओवर के ऊपर होंगे, एक्चुअली वो 250 करोड़ है, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर डिवीजन 2 की बैलेंस शीट लागू हो जाएगी प्लस इंड एस लागू हो जाएगा। क्या होगा, डिवीजन 2 की बैलेंस शीट लागू हो जाएगी और उस पे इंड एस लागू हो जाएगा। अब इंड एस क्या होता है बच्चों, इंड एस क्या होता है, वो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के उसके क्या होता है, कन्वर्जन हमने इंडिया ने किया है, इंस्टीट्यूट ने हमारे कन्वर्ट कर लिया, उसको इंड एस कहते हैं। अब उस इंड एस में क्या कहता है, उसका कैसा फॉर्मेट होगा, वो कहता है बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करेंगे, ऊपर एसेट्स लेंगे, नीचे लायबिलिटी लेंगे। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा, 12 से लेकर बीकॉम तक आप क्या ले रहे थे, ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट्स, लेकिन इंड एस कहता है कि आप ऊपर क्या बोलते हैं, एसेट और नीचे लायबिलिटी। आपने पीछे पढ़ा रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 3 में। मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, बहुत बड़ा वीडियो इसको नहीं करूंगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि इस डेफिनेशन के पीछे की क्या आइडिया है, क्यों कह रहे हैं यहां पे एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के बारे में। तो आप जब शेड्यूल डिवीजन 2 वाले में आते हैं तो इंड एस जब लागू होता है तो कहता है कि ऊपर आप क्या लेंगे, एसेट्स लेंगे, नीचे लायबिलिटी। ठीक, और वहां पे क्या कहते हैं आपके पास कि आपका अदर इक्विटीज को लेकर आएंगे। ठीक है, जो रिजर्व एंड सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वहां पर अदर इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, आपका जो आप मशीनरी एंड ऑल लेकर आते हैं वहां प्लांट एंड क्या बोलते हैं, पीपीई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, ये सारी से फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, करंट एसेट्स की जगह। ठीक है, जो हम रिसीवेबल एंड पेबल करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे मैंने केवल कंपनी के अंदर देखा कि 2 तरह की बैलेंस शीट बन गई। ठीक, तो आपको पहले से पता होना चाहिए फ्रेमवर्क क्या है, उसकी ऑडिट करिए। मुझे पहले ये देखना, मैं आगे जब बढ़ूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, कि फ्रेमवर्क मुझे पता है कि इसकी इस जगह पे किस हिसाब से बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बनेगा। ठीक, तो आ जाइए, कहते हैं ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगलिटी। लीगलिटी समझ में आ गया, किस कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है या उसे कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे आइडिया लग जाएगा कि यहां पर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाने का क्या फ्रेमवर्क है, विद अ व्यू टू गिव ओपिनियन देयर ऑन। ध्यान देना बेटा, कहते हैं किस बेस पे आप करोगे ये ऑडिट, कहते हैं ओपिनियन देने के लिए। आपका काम क्या है, ओपिनियन देना। आप क्या देंगे, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट देख लिया आपने क्या होता है, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस, और ये बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लीगलिटी के हिसाब से क्या होगा, उसका एक फ्रेमवर्क होगा, उसकी ऑडिट करेंगे। और उसकी ऑडिट जब करेंगे तो उस पे ऑडिट पे आप ओपिनियन देंगे अपना। क्या देंगे, ओपिनियन देंगे। और ये ओपिनियन कैसा होना चाहिए, ध्यान देना बेटा, ये ओपिनियन कैसा होना चाहिए, ध्यान देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ओपिनियन कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप कैसा व्यू देंगे अपना, कैसा ओपिनियन देंगे, ऑडिट करने के बाद, ऑडिट करने के बाद आपने सब कुछ चेक कर लिया तो ओपिनियन देंगे। ओपिनियन कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और मैं बता दूं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि मैं सारी चीजें चेक करने के बाद ओपिनियन का मतलब क्या होता है, मैं रिपोर्ट दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करूंगा और वो रिपोर्ट किस पे बेस होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। अच्छा, मैं ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दे सकता हूं, जब मेरा ये जो अकाउंट है सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे ट्रू एंड फेयर होंगे। बात समझ में? अगर मेरा बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट सब कुछ ट्रू एंड फेयर है तो मेरी रिपोर्ट भी कैसी बनेगी, ट्रू एंड फेयर बनेगी। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं कि सर आपने कहा कि अगर मेरा क्या है सब कुछ चेक करने के बाद मुझे ओपिनियन देना, ओपिनियन का मतलब ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, और वो ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। और मेरा ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर किस बेस पे होगा, कि जिसकी ऑडिट कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग क्या है, ट्रू एंड फेयर है। तो अब हम समझते हैं कि ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर होना होगा, तो अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे। पहली बात, जब मैं कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आता होगा सर कि सर ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम बैलेंस शीट की ऑडिट कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की, ये कैसे सर,
हमने तो बचपन से सुना कि जर्नल लेजर इसकी ऑडिट होनी चाहिए, तो बेटा उसको हम एविडेंसेस को सपोर्टिंग करेंगे, उसकी ऑडिट तो होनी है कि बैलेंस शीट में एसेट आया तो कैसे आया, मैं ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करूंगा, लेजर को क्रॉस वेरीफाई करूंगा, जर्नल को चेक करूंगा, मैं बाउचिंग करूंगा, वेरिफिकेशन करूंगा, वो सारे प्रोसीजर हैं ऑडिट के, अभी हम देखेंगे। ठीक, तो मैं ये बात कर रहा हूं ट्रू एंड फेयर, बहुत क्लासिकल पॉइंट, बहुत मजेदार पॉइंट। ये सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, कोई एग्जाम हो, XYZ बीकॉम हो, कोई एग्जाम हो, ये तो पूछता ही है। आपने बचपन में 11th में आपके सर ने अकाउंट्स पढ़ाया होगा तो वो भी बताया होगा कि अकाउंट्स कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। अब ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है, क्या होता है, सुनो, अकाउंट्स मेरा ट्रू एंड फेयर है तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट भी ट्रू एंड फेयर होगा। मतलब मैंने तुमसे कहा कि तुमको ये काम करना है, अगर वो काम तुमने कर दिया तो मेरा व्यू भी कैसा होगा, ट्रू हो जाएगा। अरे वाह, ये तो सब इसने सही किया, तो सब कुछ क्या है, ट्रू है। तो अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब कहते हैं अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड रूल्स क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। आप जब ऑडिट करिए ना तो आप चेक करो कि क्या वहां पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और रूल्स फॉलो है। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और रूल्स क्या है, आपने बचपन से पढ़ा है, और मैं बताऊं सीए इंटर वाले बच्चों ध्यान से, यहां से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछता है कि भाई आपने पढ़ा हुआ मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, पीरियड कॉन्सेप्ट, क्या वो फॉलो हुआ है जब अकाउंटिंग आप ऑडिट कर रहे हो। रूल्स बचपन के दिन आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या फॉलो हुआ है। तीसरा, अभी मैंने जो समझा फ्रेमवर्क, क्या अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क है। बैंकिंग की ऑडिट करने जा रहे हो तो बैंकिंग कंपनी का फ्रेमवर्क अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है। आप क्लब की ऑडिट करने जा रहे हो तो वहां रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है, भाई ध्यान देना। और इसीलिए मैंने कहा स्पेशल ऑडिट करना बहुत आसान है अगर आपको सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल की ऑडिट करने जा रहे हो, वहां रिसिप्ट एंड पेमेंट बन रहा है। आप किसी होलसेलर के वहां जा रहे हो, ट्रेडिंग एंड पीएल बन रहा है। किसी कंपनी के वहां जा रहे हो, वहां स्टैंडर्ड एसपीएल बन रहा है। तो फ्रेमवर्क कहने का मतलब कब होगा अकाउंट ट्रू एंड फेयर, जब वहां सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, रूल्स, प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क वहां पर फॉलो किए गए हैं अकाउंट्स के अंदर। दूसरा, वहां पर अकाउंटेंट ने क्या किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस को फॉलो किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्लिक इंड एएस, बहुत बड़ी बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, बताता है हर, जैसे कि एग्जांपल लूं, AS2 बताता है कि आपको इन्वेंट्री की कैसे ऑडिट अकाउंटिंग करनी है, ठीक बात। उसी तरीके से अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि जिसमें बताता है कि इसकी पर्टिकुलर की अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन आपको कैसे लगाना है, एसेट्स कैसे क्रिएट करना है, इंपेयरमेंट कैसे करना है, टैक्स की ऑडिट टैक्स को की अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो आपको चेक करना है क्या एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस उस पर्टिकुलर एंटिटी पे उन्होंने फॉलो किया है कि नहीं अकाउंटेंट साहब ने। और पर्टिकुलर एंटिटी का मतलब वो कुछ भी हो सकती है, कंपनी, ट्रस्ट, कुछ भी हो सकती है, एनबीएफसी, वो कुछ भी हो सकती है। वहां पर एप्लीकेबल बोल रहा हूं भाई। एप्लीकेबल का मतलब ये हो गया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वहां डिवीजन 1 लग रहा है या डिवीजन 2 लग रहा है। डिवीजन 2 लग रहा है तो इंड एएस फॉलो करेंगे, डिवीजन 1 लग रहा है तो हम एएस फॉलो करेंगे। उसमें भी लिमिट बता रखी है कि ये वाले पर्टिकुलर एएस यहां लगेंगे, ये वाले एएस यहां लगेंगे, हर जगह तो लगेंगे नहीं। तो इसका मतलब कि आप पहली बात, अगर वो अकाउंट चेक कर रहे हैं, आप अगर अकाउंट्स में अकाउंटिंग रूल, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, रूल्स, डेबिट क्रेडिट के सारे उन्होंने फॉलो किए हैं। दूसरी बात, उन्होंने सारे के सारे उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एएस को फॉलो किया है, ठीक, तो हम मानेंगे ट्रू एंड फेयर है। साथ ही साथ उन्होंने लीगल कंप्लायंसेस को भी देखेंगे हम। अरे सर, मैं अभी आपने पिछले वीडियो में बताया था कंप्लायंस ऑडिट करना हमारा काम नहीं है, वो तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा। बेटा कंप्लायंस वर्ड से देख के घबरा मत जाना। कंप्लायंस का मतलब यहाँ क्या, जब आप वाउचर उठा रहे हो और वाउचर में परचेज का वाउचर है या आपके पास सेल्स का वाउचर, और मैं ये समझता हूँ कि वाउचर आपको समझ में आता होगा, एक परचेज का बिल होता है और एक सेल का वाउचर। तो उस वाउचर में आपने अमाउंट डाला होगा प्लस या लेस, प्लस आपका जीएसटी कटा होगा। तो ये चीज बात कॉम्प्लायंस का मतलब क्या, जब आपने जर्नल एंट्री की तो क्या जीएसटी का एप्लीकेशन वहां हुआ, क्या जीएसटी को सही से कैलकुलेट किया गया, क्या सही रेट अप्लाई किया गया,
क्या जीएसटी का रिटर्न टाइम पे भरा गया, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल रिटर्न क्या समय पे भरा गया, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही से इस्तेमाल किया गया, क्या आप जो है एग्जम्प्टेड लिस्ट में आते हैं और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो इसका मतलब यहां ये है, तब माना जाएगा आपका अकाउंट ट्रू एंड फेयर है। भाई अकाउंट कैसे सही हो सकता है जब आपने अकाउंटिंग रूल ही नहीं बनाया, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया, आप जीएसटी का अलग गलत रेट लेके चल रहे हो, आप निगेटिव लिस्ट वाले सारे आइटम को आप लेकर यहां पर उस पे रेट लगाते जा रहे हो, तो आपका अकाउंटिंग जर्नल एंट्री कैसे सही हो सकती है? बैलेंस शीट गलत पिक्चर देगी, ट्रू पिक्चर नहीं देगी, इसलिए हम उसको ट्रू एंड फेयर कहते हैं। ठीक है, जब ये चीजें होंगी। दूसरा, इनकम टैक्स, क्या आपने प्रॉफिट कमाया तो क्या आपने प्रोविजन बनाया, क्या आपने एडवांस टैक्स जमा किया, क्या आपने एम्प्लॉइज को जो सैलरी दे रहे हो उस पर टीडीएस काटा, क्या आपने डायरेक्टर्स को पेमेंट कर रहे क्या टीडीएस काटा, कोई प्रोफेशनल फीस दे रहे क्या टीडीएस काटा। तो अगर इनकम टैक्स के जितने प्रोविजन से क्या उसको उन्होंने ढंग से फॉलो किया, अगर फॉलो किया है तो इसका मतलब अकाउंट उसका ट्रू एंड फेयर है। उसी तरह पीएफ, प्रोविडेंट फंड एक्ट कहता है कि 20 से ज्यादा जहां पे वो पीएफ लग जाता है, क्या आपने एम्प्लॉय का पीएफ काटा और अपना शेयर और एम्प्लॉय का शेयर दोनों को आपने सही से कैलकुलेट करके उसको टाइम टाइम पे जब उसका मंथली डिपॉजिट है क्या आपने डिपॉजिट किया, अगर नहीं किया तो बेटा वो फॉल्ट हो जाता है। यही तो चेक करना है हमको ऑडिट में, यही सारी बातें। कोई ऑडिट बहुत बड़ा तो बड़ी बात थोड़ी है, ये जितने पॉइंट बता रहा बेटा ये अकाउंट्स में है और यही चेक करके आ रहे हैं, 100% यही चेक करके आ रहे हैं। अगर ये बातें हैं तो आपका अकाउंट ट्रू एंड फेयर और आपका रिपोर्ट भी क्या आ जाएगा, ट्रू एंड फेयर, मतलब हम क्लीन रिपोर्ट देकर आएंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर दे देते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा रिपोर्ट के टॉपिक पे। ईएसआई है, लागू होता है आपकी कंपनी पे, तो क्या ईएसआई काट रहे हैं? उसी तरीके से कंपनी लॉ, अगर कंपनी में जैसे मैंने बताया लीगलिटी, अगर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, क्या आपने उसके रूल को कहीं तोड़ा तो नहीं, फॉलो तो किया ना? क्या जो नियम है 15 महीने का मीटिंग लेने का, मीटिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? क्या आपको डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर का कोई पॉइंट है उसको आप जो है उसको गलत तरीके से तो नहीं पेश कर रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफाइड है ऑडिटर तब भी अपॉइंट कर रहे हैं। अब आपको सही हमारा चेक करने का काम थोड़ी है, ये तो सीएस का काम है। याद करिए ऑडिटर की ड्यूटीज, उसमें क्या था कि आपको ड्यूटी ये है आपकी कि ड्यूरिंग ऑडिट आपको ये चेक करना है कि कहीं कोई ऑडिट डायरेक्टर आपका डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, ठीक बात। उसी तरीके से ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के हिसाब से, एंड एनजीओ तो एनजीओ के हिसाब से। फिर इंटरनल कंट्रोल, ओहो सबसे बड़ी बात बच्चों, आपका पूरा ऑडिट इसी पे निर्भर करता है और इसको ध्यान से समझना सुनना। एक छोटी सी कहानी में, अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो ऑडिट आपको बड़ा डेप्थ जाके करना पड़ता है। चलो समझते हैं कैसे। जैसे मुझे आपको चेक करना है आपके घर आकर, ध्यान से समझना। मैं आपके घर जाता हूं, घर के बाहर खूब डीजे उजे बज रहा है, अंदर जाता हूं कोई मूवी देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, एकदम से कोई माहौल ही नहीं है, तो मेरा आपके लिए क्या परसेप्शन बनेगा? मेरा तो परसेप्शन यही बनेगा, ये तो घर पे भी नहीं पढ़ता होगा, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है साहब। लेकिन फिर मैं जाता हूं आपके घर पे और जैसे जाता हूं गेट पे गेट कीपर है, कहता है कौन, आप किससे मिल रहा है? मैंने कहा कि भाई इनसे मिल रहा है, मेरा स्टूडेंट है। तो उसने पूछा कैसे मालूम कि आप उसके टीचर है? तो उसने कहा कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए। मैंने आई कार्ड दिखाया। फिर उसके बाद उसने मुझे बाहर बिठाया एक कमरे में, फिर बुलाया गया, मतलब एक प्रोसेस होने के बाद वो आप आ रहे हो मेरे पास, तो मुझे क्या परसेप्शन बनेगा? ओहो इनके यहाँ तो बहुत टाइट व्यवस्था है, इसका मतलब इसके यहाँ पढ़ाई भी होती होगी, इसके घर के लोग, एक माहौल पता क्या चल रहा है, इसके घर में पापा आईएएस है, भाई डॉक्टर है, बहन जो इंजीनियर है, तो मुझे आइडिया लग रहा है कि ये पढ़ाने वाला लड़का है। तो उसी तरीके से जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा, जो भी कहानी कही है कि अकाउंटिंग रूल फॉलो करते हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि नहीं, लेकिन वहां इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है। मतलब कि कैश के गल्ले पे आप प्यून भी बैठ जा रहा है, बैलेंस शीट कलर फाइनल कर रहा है, 1 लाख तक के खर्चे को अकाउंटेंट ही पास कर दे रहा है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? इंटरनल कंट्रोल जो आपकी कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है, किसको डिस्काउंट देंगे आप? क्या कौन आपके कैश पे काउंटर पे बैठेगा? 500 से ऊपर के खर्चों को कौन ऑथराइज करेगा? जैसे गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ऑडिट में मैंने आपको डिटेल नहीं बताया बच्चों, ये अगर सीए इंटर की क्लास होती है, सीए फाइनल गवर्नमेंट ऑडिट का आपको डिटेल में बताता तो मैं बताता कि वहां पे है कि गवर्नमेंट के खर्चों को कौन करेगा,
ग्राम प्रधान को कितने क्या लिमिट है खर्चे को सैंक्शन, किसी के भी डीएम को या फिर मंत्रालय को अलग अलग, सचिवालय को अलग अलग लिमिट दी गई है, ऑथराइजेशन है, इसको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। ओके, तो ये इंटरनल कंट्रोल हो गया। अच्छा, इसी में एक और बात चेक कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दोगे, मैटरनिटी को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें आप लोग को बातें समझ में आई तो जरूर कमेंट करिएगा आप लोग, और आपको अच्छे से समझना होगा, सीए इंटर वाले आप लोग को रिवीजन चाहिए होगा तो मैं बहुत बढ़िया से क्वेश्चन वाइज आप लोग को रिवीजन करा दूंगा, आप लोग मुझे बताना। और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन गया यहां से जो मैं बता रहा हूं, और यहीं से आपका डिस्क्रिप्टिव भी बन जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रू एंड फेयर का मतलब एक और आता है मैटरनिटी। तो मैटरनिटी में पहला पॉइंट तो ये सारा चेक करेंगे। अच्छा, पहला मैटरनिटी होता क्या है? अच्छा ये बताओ, अकाउंट्स किसके लिए मेंटेन करते हैं, किसके लिए बनाते हो? यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बनाते हो। अब यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के लिए मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ट्रेडर, डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, उनके लिए अकाउंट्स बनता है। मैटरनिटी का मतलब ये हुआ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के डिसीजन को अफेक्ट करे, जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के डिसीजन को क्या करे, इफेक्ट डाले। लाइक अगर मैंने किसी डेटर का, मैंने अगर डेटर से लेना था 50,000 रुपए, मैंने जनरल एंट्री 1 लाख रुपए डाला, तो वो तो डेटर कहेगा अरे ये कैसे भाई, मुझे तो 50,000 रुपए तो वापस करना है, आपने 1 लाख रुपए की जनरल एंट्री डाली हुई है। कोई क्रेडिटर है, वो मुझसे 10 लाख लेना था, मैंने क्या किया 1,000 की जनरल एंट्री डाल दी है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कहेगा अरे ये क्या मतलब है, मुझे 10 लाख मैंने आपको सामान आपको बेचा था, आप मुझे 1,000 रुपए का जनरल एंट्री दिखा रहे हो। उसी तरीके से प्रॉफिट मैंने कम दिखाया, खर्चे बोगस खर्चे दिखाकर घर के टेलीफोन के बिल को मैंने एडजस्ट करके, पर्सनल एक्सपेंसेस को जनरल एडजस्ट करके एंट्री दिखाई, तो प्रॉफिट कम हुआ, तो गवर्नमेंट कहेगी तो प्रॉफिट छुपा रहा है, मुझे टैक्स नहीं देना चाहता। तो ये हो गया मैटरनिटी। अब इस मैटरनिटी को समझने के लिए कहते हैं हम कि मैटरनिटी का मतलब दो बातों से, मोटा मोटा दो बातें अगर आपको याद है, और मैं बताऊं सीए इंटर वाले बच्चों, ट्रू एंड फेयर आता है, ये पूरा लिख दोगे 100% सही मिलेगा, नंबर मिलेगा, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 में भी यही बातें और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में भी यही बातें हैं। आप जाके चेक कर लेना, वही थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव ले दे के यही बात निकल के आएगी, जो सारांश निकल के आएगा, जो क्रक्स निकल के आएगा। ठीक है, तो मैटरनिटी में कहते हैं कि दो बातें चेक कर लो, क्या कोई ऐसी जर्नल एंट्री जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, जिसको होना चाहिए था जनरल एंट्री वो मिस हो गई, या कोई ऐसी जनरल एंट्री जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई। मैंने क्या बोला, इस एंट्री को करना चाहिए था, छोड़ दिया, भाई सेल्स वाली एग्जांपल। दूसरा, ये नहीं होना चाहिए, घर का खर्चा मैंने यहां बुक कर दिया, ये सारी बातों के मैटरनिटी। ये हो गया ट्रू एंड फेयर। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि ऑडिट को क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, किसका करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको क्या होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ये किस बात पे निर्भर करेंगे, और ये किसका होना चाहिए, एंटिटी का। एंटिटी कैसी होनी चाहिए, उसके साइज पे मतलब नहीं है मुझे, छोटी हो बड़ी हो कंपनी एंटिटी, और एंटिटी की लेगलिटी से भी मतलब नहीं हो, ट्रस्ट में है, एनजीओ में है, कंपनीज में है, पार्टनरशिप एक्ट है, कौन है उससे मतलब नहीं। वो हम इसलिए चेक करते हैं कि उसका फ्रेमवर्क देखेंगे, ठीक है, और उसकी लीगलिटी, और फिर फाइनली हमको ओपिनियन देना होता है। ओपिनियन का मतलब ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट किस बात पे निर्भर करता है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। अगर अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है तो मेरा ओपिनियन भी क्या होगा, ट्रू एंड फेयर होगा। और ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब अगर ये बातें सही हैं, अगर ये सारी बातें हैं, तो इसका मतलब अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है, और मेरा रिपोर्ट भी क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट। ये तो भैया आता ही आता है, थियरी या डिस्क्रिप्टिव हो या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। कहते हैं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। मैं रिवीजन वीडियो है बेटा, इसलिए मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं कर रहा, नहीं तो बेटा एक एक पे लंबी लंबी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट का मतलब दो तरह के ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक सेकेंडरी। कहते हैं देखो, तुम इस डेफिनेशन से देखो, डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि तुमको करना क्या है एग्जामिनेशन के बाद, ओपिनियन देना है, रिपोर्ट तैयार करना, कैसा, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर समझ आती है। तो कहते हैं यहां पे हैं कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो पहला काम है आपका, भाई साहब सुनिए, वो क्या देना है, टू गिव ओपिनियन। आपको क्या देना है, रिपोर्ट देना है, ओपिनियन देना है, रिपोर्ट देना। और कैसा होना चाहिए वो रिपोर्ट, जल्दी बोलो, ट्रू एंड फेयर। और ट्रू एंड फेयर किस बात पे निर्भर करता है कि अकाउंट्स जो बना है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव देखना, बड़े कमाल का पॉइंट है ये।
ये तो भैया सी एंटर का एकदम छपा, ये जितना बताया ना बेटा इसके अंदर से आराम से 20-22 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे सी एंटर में। और जितने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कॉमर्स के बेस के इनमें यहां से यहां तक में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है बेटा टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। कहते हैं भैया सबसे पहला काम करिए, आपका ओपिनियन देना पहला काम है, ओपिनियन दीजिए। लेकिन ऐसे कहता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कहता है वहां पर हमको ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर वहां बताया स्केप्टिज्म के बारे में बताता है कि ऑडिटर को क्या होना चाहिए इंटीग्रिटी के बारे में। तो वहां एक पॉइंट कहता है कि जब आप ऑडिट करने जाइए तो दिमाग में लेके चलिए कि यहां पर गलतियां हो सकती है। अगर मैं ओपिनियन ही देता रह जाऊंगा बच्चों तो पता है कितने खिलाड़ी लोग होते हैं। मैंने अभी एविडेंस पढ़ा है, एविडेंस में सैंपलिंग पढ़ाऊं, सैंपलिंग होता है बेटा, सैंपलिंग के अंदर हम करते हैं रैंडम सैंपलिंग करते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है। मैंने सैंपलिंग निकाला, मैंने एक रैंडम सैंपलिंग में बोला कि सुनो ऐसा करो, मैंने अपने आर्टिकल से कहा कि 5000 के ऊपर के सारे वाउचर चेक करना। पता क्या चला, जो अकाउंटेंट था इतना होशियार था, उसने स्टाफ वेलफेयर के खर्चे में सारा जितना घोटाला उसने किया था सारा का सारा एडजस्ट कर दिया। मतलब कि उसने कुछ कैश गबन किया और सारा खर्चा क्या किया, मैंने जो है महीने में 50 हर महीने 50 झाड़ू खरीदता हूं, मैं 100 ये खरीदता हूं, मतलब सब एडजस्ट कर दिया। तो इसलिए मुझे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मेरा ओपिनियन देना, लेकिन मुझे ये दिमाग में लेके चलना होगा कि उस कंपनी के अंदर एरर या फ्रॉड को चेक करना होगा, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। अब बच्चों दो बातें हैं इसमें, एक एरर है और एक फ्रॉड है। ध्यान से सुनना, ये भी क्वेश्चन बन गया, अकाउंट्स में भी बन जाता है, यहां भी। एरर का मतलब जो नॉन इंटेंशनल हो। अरे सर मुझसे एक जीरो छूट गया, मैं 10 लाख ही था सर, लेकिन मैं गलती से मैं उसको 10,000 लिख दिया। तो नॉन इंटेंशनल जिसमें इंटेंशन नहीं है वो एरर कहलाता है, और फ्रॉड का मतलब इंटेंशनल। ये चेक करेंगे, लेकिन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना। अब यहां एक क्वेश्चन होता है बेटा, ध्यान से समझना। सर ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी कि फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, लेकिन भाई साहब सुनो, आपका पहला कर्तव्य क्या है, ओपिनियन देना। इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, क्या मतलब इसका क्या है? सुनो, आप ये थोड़ी है कि जैसे पहुंचे अरे सर फ्रॉड मिल गया और मिलते ही आप उसको पकड़ के पुलिस बन जाओगे, उसको जेल में डालोगे। नहीं, आपको फ्रॉड पकड़ना है, लेकिन ओपिनियन देना है। इसी पे क्लासिकल पॉइंट आपका बीकॉम में तो फेमस है, क्या, ब्लड हाउंड एंड वॉच डॉग। कहा जाता है ऑडिटर इज एन वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। वॉच डॉग का मतलब, वॉच डॉग कौन होता है? ऐसा कुत्ता जो क्या करता है, अगर वो घर के आसपास कोई गुजरता है तो भौंक के क्या करता है, मालिक को सूचना देता है। ब्लड हाउंड का मतलब क्या होता है, वो जिसको भी देखता है उसके ऊपर कूद पड़ता है। तो यहां पे क्या है बेटा, इसको गलत सेंस में नहीं, लेकिन बीकॉम में क्वेश्चन बनता है, इसको समझाया गया एक फ्रेज के थ्रू कि ओपिनियन देना मेरा काम है, मेरा सेकेंडरी काम है फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करके उसमें ओपिनियन देना, ना कि उस पर क्या करना है, मुझे चीड़-फाड़ कर देना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का हमने देखा आज का ऑडिट। अगर जिसको लगता है कि कुछ और भी बातें चाहिए मुझे कमेंट में डालेंगे, और मैं इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि मैं और से ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकूं और डिटेल्ड वीडियो बना सकूं, और आपके कैरियर ओरिएंटेड आपसे एक वीडियो बना सकूं, और भी जितने वीडियो हो सके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।